हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स का पेपर। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है और आपका ये जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मैं आंसर आपको सभी क्वेश्चंस के बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। तो गुणन प्रतिलोम जो होता है वो यहाँ पर जो है वो अपोजिट होता है, यानी कि डिवीजन में हमें दिखाई देगा, यानी कि -1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 9 की घन संख्या होगी, यानी कि 9 की घन, 9 का घन इसका मतलब है यहाँ पर 9 को 3 बार हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 81, और 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729, यानी कि ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें पूछा है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अ इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 240 को यहाँ पर जो है वो भाग दे देना है 5 से। तो यहाँ पर 240 में जब 5 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 48 रुपीज़, यानी कि 1 किलोग्राम शक्कर का जो मूल्य होगा वो 48 रुपये होगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। तो फिफ्थ का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब, 5 - 3xy जो है वो द्विपदीय व्यंजक है, यानी कि यहाँ पर एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 टर्म्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि अ है, अ वाला ऑप्शन है, इसमें केवल एक ही टर्म है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। इसलिए स में यहाँ पर 3 टर्म है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और द में अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5x और 2x दोनों ही एक जैसे टर्म है, तो ये एक ही टर्म काउंट होगा यहाँ पे, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन स इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 7 से लेके 11 तक, ये है यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि अति लघुरात्मक प्रश्न, छोटे क्वेश्चंस हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो ज्ञात करना है वो करना होगा 200 के यहाँ पर जो है वो फैक्टर, यानी कि गुणनखंड क्या निकल के आएंगे वो हमें ज्ञात करने होंगे। तो इसके गुणनखंड जो निकल के आएंगे वो होंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ पर हमें बताना है कि घन जो है वो क्या प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का जो है वो पूरा पेयर बन रहा है, मतलब जिसमें यहाँ पर 3 बार 2 आ रहा है। 5 हमें 3 बार लाना है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बार है, इसका मतलब है जो तीसरी संख्या होगी जैसे ये पूर्ण घन बन जाए वो होगी 5, यानी कि सही आंसर हमारा होगा 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल होगा। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हमें लिखना है, -4q × 7pq। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है इसका, तो जो संख्या है उसका संख्या से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -28, और p और q का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा q²। तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरीके से सही आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या है, यानी कि जो साइड्स हमें फाइंड करनी है, तो साइड इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है, जब भी हमें बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा 360/n, यानी कि n जो है वो हमारे पास एंगल की वैल्यू है, तो 360/45, और 45 को जब डिवाइड करेंगे 360 को, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे 8 साइड इसमें होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है,
दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसका यहाँ पर पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर यानी कि ब्रेथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पर जो शेप है यानी कि ये जो यहाँ पर आकृति है ये हो जाएगी हमारे पास आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर। तो पेरीमीटर जो होता है यानी कि परिमाप होता है आयत का, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है 2, 9 प्लस 7 ये हो जाएगा, फिर 9 और 7 16। तो 2 इंटू 16 यानी कि हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा ये आएगा 32 सेंटीमीटर। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हमें बोला गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ग्रीन और रेड दे रखे हैं यहाँ पर अलग अलग सेब। तो ग्रीन यहाँ पर है हमारे पास 3 और रेड है यहाँ पर हमारे पास 4। तो ग्रीन हमारे पास है 3 और रेड हैं 4। तो अगर टोटल करेंगे इसका तो निकल के आ जाएगा 7। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल सेब की जो प्रायिकता होगी ये हो जाएगी हमारे पास 4/7, क्योंकि लाल सेब यहाँ पर 4 हैं और कुल मिला के जो सेब हैं वो 7 हैं। तो 4/7 यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न 12 से लेके 21 तक। पहले यहाँ पर इसको भी डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए इसमें आता है 12 से 15 तक, जिसमें यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है आपके सत्य असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये हमारे पास असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 से विभाज्य होगी। दूसरा हो जाएगा संख्या 1,52,875 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा असत्य। अब ये वाला असत्य क्यों है? क्योंकि अगर आप इसकी डिजिट हैं इनको अगर जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जो है 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी कि 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 और 5 28। तो यहाँ पर अगर ये 27 होता तो यहाँ पर 9 से विभाज्य होता, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी विभाजित हो जाती, लेकिन 28 आ रहा है इसलिए ये पूरी संख्या भी विभाजित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो ये सही है यानी कि सत्य हो जाएगा। फिर है चौथा, संख्या 6 प्लस x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि यहाँ पर 9 का गुणज जो है तब होगा जब यहाँ पर जो है वो x का मान 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये x का मान 2 है इसलिए यहाँ पर ये हमारा आंसर जो है वो इसमें असत्य होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके आना बंद हो चुके हैं, यानी कि इस साल जो है वो कोर्स क्योंकि कट हुआ था तो इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना था, ये अब नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपको वृत्त चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर आपको गति सीमा से अधिक मतलब परसेंटेज दे रखे हैं अलग अलग तरह से। इसमें यहाँ पर आपको जो ज्ञात करना है उसके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि भार क्षमता 14वें के यहाँ पर पहला है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 है। और अगर यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ओवर स्पीड का दे रखा है, ट्रैफिक का दे रखा है, जेब्रा क्रॉसिंग का दे रखा है, विदाउट हेलमेट का दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अधिक भार क्षमता यानी कि ओवरलोडिंग के ऊपर परसेंटेज नहीं दे रखा है। तो बाकी के सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देना है। तो बाकी सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 80 और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 20% निकल के आ जाएगा, यानी कि ओवरलोडिंग का जो परसेंटेज है वो 20% है। उसके बाद 14 का जो सेकंड है इसमें पूछा जा रहा है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों व्यक्तियों से कितनी अधिक है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि टोटल 400 यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर जो है वो 10% हमें पहले निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको 400 का 30% निकालना है। तो ये हमारे पास जो है वो 400 का जब 30% यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। इसका मतलब अगर हम अंतर देखें तो 120 का जो 40 से अंतर होगा ये हो जाएगा 80, यानी कि ये जो कुल मिला के अधिक जो है वो 80 अधिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है 15वां क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है,
परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ABCD, ये यहाँ पर समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेलल ग्राम दे रखा है आपको, जिसका यहाँ पर आपको डायगोनल भी दे रखे हैं, विकर्ण जो है वो आपस में O पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है AD बराबर होगा, AD यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो AD ये यहाँ पर बराबर हो जाएगा BC के, यानी कि ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर हम भरेंगे BC। दूसरा है एंगल DCB, यानी कि एंगल DC और ये B, ये वाला पॉइंट हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा एंगल BDA, ये, और या फिर BAD, तो ये है BAD, तो यहाँ पर जो है वो BAD इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो सेकंड है इसमें हम भरेंगे एंगल BAD, फर्स्ट में हमने भरा था BC। उसके बाद है थर्ड OC, यहाँ पर ये आपकी विकर्ण की लंबाई है, तो इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास OA, ये यहाँ पर OA इसका सही आंसर हो जाएगा, तो OA यहाँ पर हम भरेंगे, तो ये इसका सही आंसर होगा। फोर्थ है एंगल DAB, एंगल DAB प्लस CDA, ये यहाँ पर हमें गिवन है। उसके बाद यहाँ पर सामने हमें दे रखा है 180 और 360, तो A और D एंगल यहाँ पर जो है वो हमारे पास दे रखे हैं, तो इसका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 180, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा 180, ये हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो 15वें का आंसर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर खंड ब, यानी कि सेक्शन B, 16 से लेके 21 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न में। तो 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304। स्क्वायर यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास लग जाएगा इस पर अंडर रूट 2304 पे। अब हमें यहाँ पर 2304 के यहाँ पर जो है वो गुणनखंड निकालने होंगे, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर 2 यहाँ पर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 8 बार, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एक बार और आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3। अब यहाँ पर हमारे पास रूट लगा हुआ है, तो हर एक यहाँ पर जो है वो हर एक का पेयर बनेगा, यानी कि ये एक बार आ जाएगा, यहाँ से एक बार आ जाएगा 2, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, इसी तरीके से 3 भी एक बार आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि हमारे पास जो भुजा निकल के आएगी ये हमारे पास निकल के आएगी 48 मीटर की, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 16वां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है इसमें इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान यहाँ पर जो है वो 1 होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 3 की घात 0, तो यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 की घात 0, इसका मान भी 1 आ जाएगा, प्लस 5 की घात 0, इसका मान भी 1 आ जाएगा। अब इसकी पावर यहाँ पर -1 हमें दे रखी है, यानी कि हमारे पास देखेंगे तो 3 की पावर -1 आएगा, जिसको अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/3 यहाँ पर सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा पहला। दूसरा है यहाँ पर 2/3 की घात 5, 2/3 की घात 5, इसमें भाग दिया जा रहा है आपके 2/3 की घात 3 का। अब संख्याएं जैसे कि बराबर हैं और यहाँ पर घातें इसकी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर 2/3 की घात 3 जो है वो यहाँ पर 3 बार इससे कट हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/3 की घात यहाँ पर 2 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9, ये इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर हमें दे रखा है परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बराबर करने होंगे यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को, यानी कि जो हर है इसका अंश बटा हर, तो हर जो है वो 3 और 5 है, इनको बराबर करना होगा। तो 2/3 इसको गुणा करूँगा यहाँ पर मैं 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/15। इसी तरीके से 3/5 को मैं यहाँ पर गुणा करूँगा 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/15। अब इसके यहाँ पर हर बराबर हो गए हैं, लेकिन हमें इसके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इनके बीच में 10 और 9 के बीच में कम से कम ऐसा अंतर आ जाना चाहिए, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 4 का अंतर कम से कम आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको 10/15 को यहाँ पर मैं गुणा करूँगा 5 से,
तो 10 पंजे 50 और 15 पंजे 45, 15 पंजे 75 सॉरी। उसके बाद 9/15 को यहाँ पर मैं गुणा करूँगा 5 से, तो 9 पंजे 45 और 15 पंजे 75, यानी कि अंतर यहाँ पर 4 का कम से कम आ गया है। तो हमारे पास जो यहाँ पर परिमेय संख्याएं होंगी 4, वो हो जाएंगी 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। तो ये 4 संख्याएं होंगी जो कि हमारे पास परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये यहाँ पर जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। नहीं तो मैं यहाँ पर आपको संख्या लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 45/75 के बाद हमें आगे बढ़ना है, तो 46/75 यहाँ पर पहली संख्या आ जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या आ जाएगी 47/75, उसके बाद तीसरी आ जाएगी 48/75 और चौथी आ जाएगी यहाँ पर 49/75। तो ये यहाँ पर 4 संख्याएं हमें निकालनी थी, 2/3 और 3/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर इसको किस तरीके से दर्शाना, ये यहाँ पर जो है वो आप खुद से कोशिश करें, जिससे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम पहले मिश्र धन जो है वो ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो यहाँ पर मिश्र धन बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10,000, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की घात t होता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास मूलधन यानी कि 10,000 है, गुणा 1 + r का मान यहाँ पर दे रखा है आपको 10/100, अब समय यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 12,100। ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 12,100 में से यहाँ पर आपको 10,000 माइनस कर देना है। तो ये यहाँ पर जो है वो आपके आ जाएगा 2,100, ये यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अब ज्ञात करना है सरल ब्याज, क्योंकि हमें सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पर बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आ चुका है 2,100 रुपये, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं यहाँ पर सरल ब्याज ज्ञात करता हूँ। तो सरल ब्याज का जो सूत्र होता है ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि 10,000, इसके बाद दर इंटू समय यानी कि 10 × 2/100, 0 से यहाँ पर 0 कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 2,000, यानी कि सरल ब्याज जो है वो 2,000 होगा। अभी हमने देखा था चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो यहाँ पर 2,100 रुपये आया था। 2,100 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो इनका जो अंतर निकल के आएगा वो आएगा 100 रुपये, यानी कि यहाँ पर सरल ब्याज पर उसे 100 रुपये कम लगते। इस तरीके से यहाँ पर हमारा 19वें का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का योग 95 है यदि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर जो है वो दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x, तो पहली संख्या ऑटोमेटिकली हो जाएगी x + 15। अब इन दोनों का जो योग दे रखा है वो आपको दे रखा है 95। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाएंगे। तो 2x, 15 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो 80। x का मान यहाँ पर निकल के आएगा 40, यानी कि जो दूसरी संख्या हमने x मानी थी तो दूसरी संख्या है 40। तो पहली संख्या यानी कि x + 15 ये हो जाएगा हमारे पास 55। तो पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या 40 यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ये 20वें का आंसर होगा। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल बराबर जो सूत्र होता है ये हो जाता है हमारे पास दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर आपको 14 किलोमीटर दे रखी है, समय यहाँ पर आपको 25 मिनट दे रखा है। मिनट को यहाँ पर अगर आप घंटों में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे तो बटे में 60 करना पड़ेगा और वो 60 जो है वो गुणा होने चला जाएगा 14 से। अब इसको यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 168/5। 168/5 कैसे आया, 5 × 5 = 25 और 5 को जब 60 से जो है वो भाग दिया तो ये आ जाएगा 12। 14 और 12 को गुणा करेंगे 168 आएगा, 168 के बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका अभी निकल के आया है मान। उसके बाद हमें ज्ञात करना है दूरी। अब दूरी बराबर होता है यहाँ पर चाल, यानी कि हमें जो मान निकल के आया है 168/5 चाल इंटू समय। तो 168/5
समय यहाँ पर हमें दे रखा है अब 5 घंटे, तो ये आ जाएगा गुणा होने 5 से, तो 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा ये 168 किलोमीटर। ये हमारे पास जो है वो दूरी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपका 21वें का ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक निबंधात्मक क्वेश्चन। 22 में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह का जो क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस बार नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जैसे कि ए, इसमें यहाँ पर आपको पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब गिवन दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विकर्णों में से एक की लंबाई आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, इनमें कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितना अधिक है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दूसरा विकर्ण यहाँ पे क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो दूसरा विकर्ण है वो यहाँ पर, जो दूसरा विकर्ण है वो यहाँ पर x है, यहाँ पर मैंने मान लिया है। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण मैंने x मान लिया है, दूसरा विकर्ण यहाँ पर आपको दे रखा है, और क्योंकि विकर्णों का गुणनफल होता है तो इसलिए हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे सामने इसका ये जो है क्षेत्रफल दे रखा है, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 2 से यहाँ पर 30 को काटेंगे आ जाएगा 15, फिर 15 यहाँ पर जो है वो चला जाएगा, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 240 में 15 का जब भाग होगा तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो दूसरा विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पूछा है कि कौन सा विकर्ण अधिक है, तो यहाँ पर पहला विकर्ण जो है वो हमारे पास अधिक है, और यहाँ पर कितना अधिक है ये बताने के लिए हमें 30 में से 16 को माइनस कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि पहला विकर्ण अधिक है और 14 सेंटीमीटर अधिक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए का। उसके बाद बी में यहाँ पर पूछा जा रहा है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का क्षेत्र व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो करना होगा। व्यास यहाँ पर आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आयतन आपको मीटर में दे रखा है, मीटर क्यूब में। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका रेडियस यानी कि आर का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो आर का मान जब आप निकालेंगे तो 140 में 2 का भाग देंगे तो 70 सेंटीमीटर आर का मान निकलेगा। लेकिन हमें इसको मीटर में बदलना है तो हम यहाँ पर 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जब 100 का भाग देंगे तो आंसर निकल के आएगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो निकल के आ जाएगा 0.7 मीटर। ये हमारे पास आर का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर सूत्र लगाऊंगा आयतन का। बेलन का आयतन यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको। 22/7 इंटू आर का हमारे पास मान अभी निकल के आया था 0.7, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए 0.7 को हम 2 बार यहाँ पर करेंगे गुणा। उसके बाद एच का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यही पूछा गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बराबर में यहाँ पर इसका आयतन दिया हुआ है तो 1.54। 7 से यहाँ पर 0.7 को जब काटेंगे तो 0.1 निकल के आएगा। उसके बाद 22 को मैं गुणा करूँगा 0.7 से तो आएगा 15.4। 15.4 को मैं 0.1 से गुणा करूँगा तो ये निकल के आएगा 1.54 इंटू एच बराबर 1.54। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं बराबर आ गई हैं। ये 1.54 से एक बार यहाँ पर कट जाएगा, तो h का मान जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर। यानी कि h का मान जो होगा, ऊंचाई जो होगी वो 1 मीटर होगी। ये यहाँ पर जो है वो बी का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर आपको वैसे पता होगा कि कैसे करना होता है, लेकिन सबके आंसर यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि पहला 4p², इसका गुणनखंड यहाँ पर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, 2 × 2 × p × p। उसके बाद माइनस 9q², तो इसका हो जाएगा 3 × 3 × q। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो सूत्र है वो इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें इस तरीके से गुणनखंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास सूत्र बन गया है a² माइनस b², जो कि होता है a + b और a - b, यानी कि 2p + 3q और दूसरा आ जाएगा 2p -
3Q। ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा। तो पहले का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सिंपल है x² + 8x। इसमें से यहाँ पर आपके x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा x + 8। दूसरा यहाँ पर आपकी है xy + 8y, तो इसमें से यहाँ पर आपके y कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x + 8। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके दिखाई दे रहा है x + 8 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो x + 8 को हम कॉमन ले लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा x + y। तो ये यहाँ पर दूसरे का गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा। अब तीसरे का गुणनखंड करते हैं। इसमें यहाँ पर आपके दे रखा है x² + 6x + 8। इसमें यहाँ पर आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर वापस 6 ही बना रहे। तो x² + 4x + 2x + 8, ये यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना है, तो पहले पेयर में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 4। दूसरे पेयर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 4। उसके बाद x + 4 यहाँ पर आपके कॉमन आ रहा है, तो x + 4 हम कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। ये यहाँ पर जो है वो तीसरे का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे में यहाँ पर दे रखा है a⁴ - b⁴, तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, a² का होल स्क्वायर - b² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो वही सूत्र लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b² का सूत्र। तो यहाँ पर होगा a + b यानी कि a² + b², और दूसरा वाला हो जाएगा a² - b²। अब यहाँ पर जो दूसरा है ये वाला, इसमें भी वही सूत्र लग रहा है a² - b² वाला। तो यहाँ पर आपके जो है वो सूत्र, वो जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। पहला तो सेम रहने वाला है a² + b²। दूसरा वाला यहाँ पर जो है वो और सॉल्व होके हो जाएगा a + b और a - b। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके चौथे का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें यहाँ पर आपके चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये खुद से ही प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे यहाँ पर आपके लिए जो है वो फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आप खुद से करें, जो कि यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से ही आपको जो है वो सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर आपको पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिका में दी गई राशियों का आलेख बनाना है और उत्तर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर ये आपके आलेख जो दे रखा है, टेबल दे रखी है, इसको यहाँ पर जो है वो आपको ग्राफ में उतारना है। इसके अलावा जो सवाल पूछे गए हैं इनका आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हाँ, ये यहाँ पर मूल बिंदु से गुजरता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आलेख के आधार पर 2500 का वार्षिक ब्याज क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2000 का 160 है और 3000 का 240 है, तो 2500 का यहाँ पर हो जाएगा ब्याज 200 रुपये। ये यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा पेपर जो है मैंने आपको बताया और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको बताया। उम्मीद है इससे आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।